So today's topic is OCM Chapter 4 Forms of Business Organization 1, जिसका आज हम लोग लेने वाले हैं टाइप्स ऑफ कोऑपरेटिव सोसाइटी। यानी कि कितने अलग अलग तरीके के कोऑपरेटिव सोसाइटीज होते हैं। हमने लास्ट लेक्चर के अंदर इसके मेरिट्स एंड डीमेरिट्स देखे थे, एंड देन आज हम लोग ये देखने वाले हैं। तो काफ़ी इंपॉर्टेंट टॉपिक ये भी है। इसके अंदर काफ़ी ऐसे ऐसे कोऑपरेटिव सोसाइटी के बारे में दिया गया है जो काफ़ी ऐसे पेपर में आने के काफ़ी ज़्यादा चांसेस रहते हैं। तो चलिए स्टार्ट करते हैं, और मेक श्योर अगर आप चैनल पर नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब भी कर देना। तो चलिए स्टार्ट करते हैं। देन सबसे पहले समझते हैं कि कोऑपरेटिव सोसाइटी का मतलब क्या होता है। बेसिकली आपको मैंने बताया था, कोऑपरेटिव सोसाइटी का मतलब होता है जब काफ़ी सारे लोग मिलकर एक दूसरे की हेल्प करने के लिए, मदद करने के लिए एक साथ आकर कोई बिजनेस, मतलब बिजनेस नहीं, बेसिकली एक दूसरे की हेल्प करने के लिए एक साथ मिलकर कोई काम करते हैं, उसी को हम कोऑपरेटिव सोसाइटी कहते हैं। नाम से ही पता है, कोऑपरेट मतलब एक दूसरे के साथ कोऑपरेट करना, मदद करना। देन उसी ऐसी सोसाइटी, उसी को हम कोऑपरेटिव सोसाइटी कहते हैं। ठीक है, आप लोग फीचर्स को, जो फीचर वाली वीडियो थी उसको देखकर काफ़ी डिटेल में समझ सकते हो। देन अब ये जो कोऑपरेटिव सोसाइटी है, इसके काफ़ी सारे से टाइप्स थे। एक एक करके सारे टाइप्स को देखते हैं। पहला जो टाइप है वो है कंज्यूमर कोऑपरेटिव सोसाइटी। नाम से समझ आता है ऐसी कोऑपरेटिव सोसाइटी जो कंज्यूमर से बनी हुई हो। अब समझाता हूँ किस तरह से ऐसी कोऑपरेटिव सोसाइटी का मतलब क्या है। देखो, मान लो एक मैन्युफैक्चरर है, ठीक है। अब एक कस्टमर है, कस्टमर को चाहिए, जैसे मान लेते हैं चॉकलेट चाहिए, ठीक है। अब कस्टमर जो है चॉकलेट खरीदना है, मैन्युफैक्चरर जो है वो चॉकलेट बनाता है। अब जो कस्टमर है वो इसे एक ही चॉकलेट चाहिए, वो सीधा तो जा नहीं सकता मैन्युफैक्चरर के पास उसकी फैक्ट्री में कि मुझे एक चॉकलेट लो, ये लो 10 रुपये और एक चॉकलेट दे दो। और मैन्युफैक्चरर भी इतना पागल नहीं कि एक चॉकलेट के लिए अपनी मशीन को चालू करेगा। अब क्या होता है, वो कस्टमर तो सीधा ले नहीं सकता, और जो प्रोड्यूसर है वो भी सीधा कस्टमर को बेच नहीं सकता। तो वहाँ पे क्या आ जाते हैं, मिडल मैन आ जाते हैं, बीच के लोग आ जाते हैं, यानी कि ट्रेडर्स आ जाते हैं, जो मैन्युफैक्चरर से खरीद के कस्टमर्स को बेच देते हैं। तो क्या होता है, ये जो मैन्युफैक्चरर होते हैं, सपोज कि उन्होंने अगर कोई प्रोडक्ट 10 रुपये में बनाया है, तो ये जो मिडल मैन है उसे 15 रुपये में अपना मार्जिन ऐड करके बेच देते हैं। और इससे ये जो कस्टमर है इसे बहुत प्रॉब्लम होती है कि यार ये मेरे को 10 रुपये का चीज़ 15 में बेच रहा है। तो ऐसे जितने भी कस्टमर्स होते हैं वो सब मिलकर, मतलब जितने भी कंज्यूमर्स होते हैं वो सब मिलकर एक साथ इकट्ठा होकर सोचते हैं कि अब हम क्या करेंगे, हम बल्क में जाएंगे मैन्युफैक्चरर के पास, प्रोडक्ट को खरीदेंगे, देन हम अपने में उससे बांट लेंगे। ठीक है, यानी कि अब एक चॉकलेट ना खरीद के हम 100 चॉकलेट खरीदेंगे, और देन 100 लोग जो है सबको एक एक चॉकलेट बांट बांट देंगे। इसी को हम कंज्यूमर कोऑपरेटिव सोसाइटी कहते हैं। देन इसके काफ़ी सारे एग्जांपल्स भी होते हैं, जैसे सुपर बाजार, अपना बाजार, ये सारे एग्जांपल्स हैं कोऑपरेटिव सोसाइटी के। और जितना भी उन्होंने पैसे दिए होंगे उस हिसाब से उनका जो प्रॉफिट रेशो होगा, जितना भी उन्होंने एक्स्ट्रा कमाया होगा, वो सारी चीज़ें उनमें बांट दी जाएगी, जितने भी मेंबर्स होंगे। तो इस तरह से मेंबर्स का भी फायदा हो जाता है। तो ये हो जाता है पहला टाइप कंज्यूमर कोऑपरेटिव सोसाइटी का। देन दूसरा टाइप होता है प्रोड्यूसर कोऑपरेटिव सोसाइटी। नाम से समझ आता है कि प्रोड्यूसर के लिए कोऑपरेटिव सोसाइटी बनी हुई है। अब प्रोड्यूसर के साथ क्या एक्सप्लॉयटेशन होता है, क्या होता है, देखो, जो बड़े बड़े प्रोड्यूसर्स होते हैं, यानी कि जो बड़े बड़े जो अमीर जो प्रोड्यूसर, बड़े बड़े जो प्रोड्यूसर्स होते हैं, वो क्या करते हैं, रॉ मटेरियल जो बेचता है उसके पास जाते हैं और बल्क में खरीद लेते हैं। यानी कि अगर समझ लेते हैं चॉकलेट खरीदना है, तो उसके लिए जितने भी प्रोडक्ट्स लगने वाले हैं उसे बनाने के लिए, तो सब पहले ही बड़े कंपनीज जो होते हैं वो बल्क में खरीद लेते हैं। देन आपको वो मिल नहीं पाता है, छोटे छोटे जो बना प्रोड्यूसर्स होते हैं। तो उस टाइम पे क्या होता है, सेम केस यहाँ पे भी जो छोटे छोटे प्रोड्यूसर्स होते हैं, क्योंकि देखो कोऑपरेटिव सोसाइटी जो वीकर सेक्शन के लोग होते हैं उनके लिए ही बनी हुई होती है। तो ये जो छोटे छोटे जो प्रोड्यूसर्स होते हैं जो वीकर सेक्शन के हैं, ये सब इकट्ठा हो जाते हैं और सोचते हैं कि हम सब मिलकर जाएंगे वो रॉ मटेरियल वाले के पास। देन हम सब मिलकर वहां से प्रोडक्ट को खरीदेंगे बल्क में, एंड देन बांट देंगे अपने आप में, मतलब एक दूसरे से बांट देंगे। तो इसी को हम प्रोड्यूसर कोऑपरेटिव सोसाइटी कहते हैं। अब इसके अंदर भी दो टाइप से, इंडस्ट्रियल सर्विस कोऑपरेटिव सोसाइटी, देन मैन्युफैक्चरिंग कोऑपरेटिव सोसाइटी। इंडस्ट्रियल सर्विस कोऑपरेटिव सोसाइटी का मतलब होता है, इसके अंदर क्या होता है, कोऑपरेटिव सोसाइटी जो है वो जितने भी रॉ मटेरियल्स चाहिए होंगे प्रोड्यूसर्स को, जो छोटे छोटे प्रोड्यूसर्स हैं, उन सबको वो रॉ मटेरियल्स प्रोवाइड करेगी। यानी कि बल्क में जाएगी और जो भी रॉ मटेरियल बेचता है उसके पास से खरीदेगी, एंड देन जो जितने भी मेंबर्स हैं उस कोऑपरेटिव सोसाइटी के उनमें बांट देगी। ठीक है, बाहर लोगों को नहीं बांटेगी, क्योंकि कोऑपरेटिव सोसाइटी सिर्फ अपने मेंबर्स का वेलफेयर करती है, भला करती है। तो अब उनमें बांट देगी, जो भी उन्हें मशीन चाहिए या फिर जो भी टूल्स चाहिए या फिर मटेरियल चाहिए, जो भी रॉ मटेरियल चाहिए, वो सारी चीज़ें उन्हें प्रोवाइड करती है। ये इंडस्ट्रियल सर्विस कोऑपरेटिव सोसाइटी का काम रहता है। देन अब मैन्युफैक्चरिंग कोऑपरेटिव सोसाइटी क्या करती है, ये भी सेम काम करती है, बस फर्क इतना रहता है, उसके अंदर क्या वो प्रोवाइड कर दी, देन वो अपना प्रोडक्ट बनाने के लिए किधर उधर चला गया। इसके अंदर क्या होता है, इसके अंदर ये जो मतलब कोऑपरेटिव सोसाइटी रहती है,
पहले तो ये भी सेम काम करती है, प्रोड्यूसर जितने भी है जो भी मैन्युफैक्चरिंग करते हैं उनके पास रॉ मटेरियल प्रोवाइड करती है, जितने भी प्रोडक्ट है उन्हें देती है, लेकिन ना कि उन्हें इंडिविजुअल रखे कि आपको प्रोडक्ट दे दिया देन आप अपना काम करते जाओ। उन्हें क्या करती है, एम्प्लॉय जैसा मतलब ट्रीट करती है कि अब मैंने आपको प्रोडक्ट दिया, आप यहीं पे रह के इसी कोऑपरेटिव सोसाइटी के अंडर में रहकर प्रोडक्ट बनाओ, देन मुझे देना, मैं इसे बेचूंगा, देन जितना भी प्रॉफिट आएगा हम सब एक दूसरे में बांट लेंगे। तो इसको हम बोलते हैं मैन्युफैक्चरिंग कोऑपरेटिव सोसाइटी, यानी कि एक ही जगह पे बैठकर या फिर वो अपने घर पे जाकर कहीं पे भी जाकर मतलब प्रोडक्ट बनाएगा और वही प्रोडक्ट को वापस लाकर वही जो भी आउटपुट उसने निकाला है उसको वो कोऑपरेटिव सोसाइटी को देगा, देन वो सेल करके उसे बेचकर जो भी प्रॉफिट कमाएगा वो जितने भी मेंबर्स हैं उनमें डिस्ट्रीब्यूट कर देगा उनके रेशो के हिसाब से, जितना भी उनका हिस्सा होगा, जितना भी उन्होंने आउटपुट दिया होगा। ठीक है, तो ये होते हैं इसके ये दो जो टाइप्स है प्रोड्यूसर कोऑपरेटिव सोसाइटी के। देन अब जो नेक्स्ट टाइप है वो है मार्केटिंग कोऑपरेटिव सोसाइटी, मतलब कोऑपरेटिव। ठीक है, अब इसका क्या मतलब होता है, देखो जितने भी प्रोड्यूसर्स होते हैं बेसिकली ये भी प्रोड्यूसर से रिलेटेड है, जो भी मैन्युफैक्चरर होते हैं प्रोडक्ट बनाने वाले होते हैं, उनमें क्या प्रॉब्लम हो जाती है, मतलब उनका जो प्रोडक्ट है उन्हें मार्केट में बेचना है। ठीक है, मार्केट में बेचना है, लोगों को पता ही नहीं है कि ये कौन सा प्रोडक्ट बनाता है, जैसे चॉकलेट बेचना है, मार्केट में पता ही नहीं है कि ये भी एक नया तरह का चॉकलेट आया है। अब लोगों जब तक पता नहीं होगा लोग तब तक उसे खरीदेंगे नहीं, क्यों, दिखेगा नहीं तो बिकेगा कैसे। तो उसके लिए मार्केटिंग बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट है, एडवर्टाइजमेंट करना बहुत ही ज़्यादा ज़रूरी हो जाता है। लेकिन क्योंकि एडवर्टाइजमेंट का खर्चा रहता है जो बहुत ही ज़्यादा एक्सपेंसिव होता है, अगर यानी कि बाहर अगर हम बैनर वैनर लगाते हैं यानी कि होर्डिंग करते हैं या फिर ऐसे कुछ एडवर्टाइजमेंट करते हैं तो उसमें काफ़ी ज़्यादा पैसे लग जाएंगे। और ये जो वीकर सेक्शन के प्रोड्यूसर्स होते हैं यानी कि छोटे प्रोड्यूसर्स होते हैं, इनके पास इतने पैसे नहीं होते कि ये मतलब इतनी बड़ी एक्सपेंसिव एडवर्टाइजमेंट कर सके। तो उस टाइम पे क्या होता है, जितने भी मतलब ऐसे प्रोड्यूसर्स होते हैं वो सब इकट्ठा हो जाते हैं, देन ये जो मार्केटिंग कोऑपरेटिव सोसाइटी होती है ये उनकी हेल्प करती है उनका प्रोडक्ट को मार्केट में बेचने का, मतलब जितना भी काम रहता है बाकी का, एडवर्टाइजमेंट करने का, ट्रांसपोर्ट करने का, वेयर हाउसिंग करने का, वो सारे काम जो है ये मार्केटिंग कोऑपरेटिव करती है। देन जो भी प्रोडक्ट बेचता मतलब बेच देता है ये कोऑपरेटिव सोसाइटी, उसके बाद वो जितना भी उनका रेशो होगा, जितना भी उन्होंने आउटपुट दिया होगा बेचने के लिए, मतलब जितने भी प्रोडक्ट्स दिए होंगे उस हिसाब से उनको प्रॉफिट बांट देंगे ये कोऑपरेटिव सोसाइटी। तो इसका मतलब ये होता है। देन अपना जो चौथा कोऑपरेटिव सोसाइटी होता है वो होता है कोऑपरेटिव फार्मिंग सोसाइटी, यानी कि बेसिकली ये फार्मिंग से रिलेटेड, यानी कि जितने भी फार्मर्स होते हैं, जो छोटे छोटे फार्मर्स होते हैं, ठीक है, जिनके पास काफ़ी छोटी सी ज़मीन होती है, जैसे एक छोटा सा स्मॉल में, छोटा सा स्केल में कोई एक फार्म है उसका, किसी फार्मर का, तो उसी को हम ऐसे जो छोटे छोटे फार्मर्स होते हैं उनके पास भी काफ़ी सारी प्रॉब्लम्स होती है जिनको ये सॉल्व करता है कोऑपरेटिव सोसाइटी। ठीक है, अब इसके अंदर क्या होता है बेसिकली समझो, देखो सपोज मानो एक फार्मर है जिसने जिसके पास एक छोटी सी जमीन है। अब क्योंकि देखो अगर छोटी सी जमीन है उसके अंदर जब वो खेती करेगा तो पहली बात तो है उसके अंदर से 10-20% जो है वो प्रोडक्ट जो है वो वेस्ट हो जाएगा। ठीक है, क्योंकि खेती है, थोड़ा बहुत तो वेस्टेज होगा ही। ठीक है, मतलब कुछ कीड़े खा लेंगे या फिर थोड़ा बहुत किसी ना किसी तरह से सूख जाएगा या फिर कुछ ना कुछ होकर थोड़ा बहुत वेस्ट हो ही जाता है। देन उसकी बाउंड्रीज भी रहती है, आपको मालूम होगा खेत जो होते हैं उनकी बाउंड्रीज होती है। अब वो जो बाउंड्रीज होती है उनके ऊपर वो खेती नहीं करते, देन खाली मतलब जमीन के ऊपर करते हैं, जो बाउंड्रीज होती है उनके ऊपर खेती नहीं करते, देन उसका भी लॉस हो जाता है कि वो बाउंड्री के ऊपर खेती नहीं कर पाते। तो काफी ज्यादा जो है इस तरह के लॉसेस उन्हें हो जाते हैं अगर वो इस छोटे से स्केल में भी अपने फार्म को करते हैं। देन ऐसे जो छोटे छोटे मतलब फार्मर्स होते हैं इनको ये जो कोऑपरेटिव सोसाइटी है ये इकट्ठा करती है, यानी कि क्या, चार पांच ऐसे फार्मर्स इकट्ठा करती है, मतलब चार पांच नहीं बहुत सारे ऐसे फार्मर्स इकट्ठा करती है। मान लेते हैं चार फार्मर्स को इकट्ठा की, ठीक है। अब वो जो चार फार्मर्स है उनकी छोटी छोटी खेत थी, चारों जो खेते थे उन सबको हमने मिलाकर एक बड़ा सा खेत बना दिया। अब क्योंकि पहले जो वेस्टेज हो रही थी अब वो थोड़ी कम वेस्टेज हो जाएगी, क्योंकि देखो छोटे से जगह पर अगर वेस्ट प्रोडक्ट बनाएंगे तो वहाँ पे काफ़ी वेस्टेज हो जाती है, लेकिन अगर कोई बड़े जगह पे हम प्रोडक्ट बनाते हैं तो वहाँ पे अगर थोड़ी बहुत वेस्टेज होती है तो अगर देखेंगे तो इनडायरेक्टली वो, अगर हम सिंगल से एक जगह से अगर थोड़ी वेस्टेज निकले और एक बहुत बड़ी जगह से थोड़ी सी वेस्टेज निकले तो वहाँ पे बहुत ज़्यादा डिफरेंस रहता है। ठीक है, तो मतलब इनडायरेक्टली देखें तो वहाँ पे वेस्टेज थोड़ी सी कम हो जाती है। देन जो बाउंड्री का मैंने बताया कि बाउंड्री के ऊपर वो प्रोडक्ट अपना जो मतलब जो भी उन्हें उगाना है वो उगा नहीं पाते, तो वो भी एक मतलब जो सिचुएशन है वो हट जाती है, क्योंकि बाउंड्री जो है वो वहाँ से निकल चुकी है, तो आप बाउंड्रीज पे भी वो उगा पाते हैं। देन यहाँ पे ऐसे काफ़ी सारे फायदे मिल जाते हैं जिनके वजह से फार्मर जितने भी पहले प्रोडक्ट आउटपुट्स निकल रहे थे, यानी खेती से पौधे जो उग रहे थे उनके, वो जो
फार्मिंग से निकल रहे थे अब वो ज़्यादा निकलेंगे, देन उनका प्रॉफिट भी ज़्यादा होगा। तो इस वजह से काफ़ी ज़्यादा बेनिफिट्स मिलते हैं। और ऊपर से ये जो कोऑपरेटिव सोसाइटी होती है, फार्मिंग सोसाइटी, ये जो है कोऑपरेटिव फार्मिंग सोसाइटी, ये बेसिकली काफ़ी सारे ऐसे इन्हें फ़ायदे भी देती है, मतलब इनकी काफ़ी ज़्यादा हेल्प भी करती है। कुछ कुछ मतलब ऐसे मॉडर्न टूल्स जो होते हैं या फिर फर्टिलाइजर सीड्स, ये सारी चीज़ें भी इन्हें प्रोवाइड करती है ताकि इनका जो वेलफेयर हो सके, इनका भला हो सके। ठीक है। अब ये जो पुअर फार्मर्स है ये सब मिलकर खेती करते हैं, देन इनका काफ़ी ज़्यादा प्रॉफिट हो जाता है। तो ये भी एक मतलब बेसिकली ये भी एक टाइप है कोऑपरेटिव सोसाइटी का। नाउ अब अपना जो नेक्स्ट सोसाइटी है वो है हाउसिंग सोसाइटी। अब इसके भी नाम से सजेस्ट करता है कि हाउस से रिलेटेड होगा। अब हाउसिंग सोसाइटी क्या होता है, मतलब कोऑपरेटिव सोसाइटी क्या होता है, तो देखो इसका मतलब होता है, सपोज कि एक पर्सन है जिसका पास एक घर नहीं है, खुद का घर नहीं है। ठीक है। अब वो जो आदमी है जिसके पास खुद का घर नहीं है, अब वो चाहता है कि मेरे पास एक खुद का घर हो। तो उस टाइम पे ये जो कोऑपरेटिव सोसाइटी है, जितने भी मेंबर्स होंगे जिनके पास खुद का घर नहीं है, यानी वीकर सेक्शन के हैं, जिनके पास इतने पैसे नहीं है कि मैं खुद का घर बना सकूं या फिर खरीद सकूं, तो ऐसे लोगों को वो इकट्ठा करती है। देन सबसे थोड़े थोड़े शेयर मतलब फंड्स लेती है, थोड़े थोड़े पैसे लेती है, और उन्हीं से काम करवा कर एक मतलब प्लॉट्स बनाती है, बिल्डिंग्स बनाती है, या फिर उनके लिए घर बनाती है। तो ये हाउसिंग कोऑपरेटिव सोसाइटी बेसिकली यही काम करती है, घर बनाने का काम करती है अपने मेंबर्स के लिए। ठीक है। मतलब इसके अंदर आपको काम भी करना पड़ेगा, यानी कि आप खुद मजदूर बनकर वहाँ पे काम भी करोगे। फिर मतलब ऐसा नहीं कि आपने वहाँ पे शेयर पैसे दे दिए, देन वो आपके लिए ऐसे ही घर बना के दे देंगे। वहाँ पे आपको काम भी करना पड़ेगा हाउसिंग कोऑपरेटिव सोसाइटी के अंदर। देन उसके बाद जाकर जब घर बन जाएगा, तब वहाँ पर हर एक जो मेंबर उनके लिए जितना भी उन्होंने काम किया था या फिर पैसे दिए थे, उस हिसाब से उन्हें जो प्लॉट थे वो दे दिए जाएंगे, घर दे दिए जाएंगे। अब यहाँ पे खाली ऐसा नहीं कि आपसे काम ही करवाया जाए, ऐसा भी हो सकता है कि वो आपको, अगर आप चाहते हो कि नहीं मुझे सिर्फ पैसे दे दो, लोन वोन हमें नहीं मिल रहा है घर के लिए, तो वहाँ पे उस सिचुएशन के अंदर ये जो हाउसिंग कोऑपरेटिव सोसाइटी होती है, ये आपको फाइनेंशियल इंस्टीट्यूशन यानी कि बैंक वैंक से आपको लोन भी दिलवाने में हेल्प कर देती है। मतलब आपको लोन भी मिल सकता है घर बनाने के लिए। तो ये सारे रिलीफ फायदे देती है हाउसिंग कोऑपरेटिव सोसाइटी अपने मेंबर्स को सिर्फ। ठीक है। मतलब बाहर का आदमी अगर चाहता है कि मेरे को भी वो बिल्डिंग जो बना रहे हो उसमें मेरे को भी एक फ्लैट चाहिए, तो ऐसा नहीं कि बाहर के मेंबर्स को फ्लैट्स नहीं मिल सकते। जितने भी मेंबर्स होंगे सिर्फ उनका ही उसे भला करना है कोऑपरेटिव सोसाइटी को। बाहर के मेंबर्स से किसी से लेना देना नहीं है, उन्हें सिर्फ अपने मेंबर्स का वेलफेयर करना है। तो ये एक पांचवा टाइप होता है कोऑपरेटिव सोसाइटी का। देन लास्ट जो एक टाइप होता है वो होता है क्रेडिट कोऑपरेटिव। अब नाम से इसका भी क्रेडिट मतलब सजेस्ट करता है कि क्रेडिट मतलब क्या होता है, उधारी। ठीक है। तो ऐसा सोसाइटी जो उधारी देती हो, जो हमें लोन प्रोवाइड करती हो। ठीक है। अब बेसिकली इसके अंदर क्या होता है, देखो सपोज क्या एक पर्सन है जो काफी गरीब है। ठीक है। अब वो बैंक के पास जाता है, उसे पैसे की जरूरत है, बैंक से बोलता है मुझे लोन दे दो। अब वो जो बैंक है वो पहले बोलेगा तुम्हारे पास कुछ है क्या जो मुझे मतलब एज अ मतलब दे सकूं, कि मैं उसे रख सकूं गिरवी के लिए, कि अगर आप कल को पैसे ना दो प्रोटेक्शन के लिए दे सको, गारंटी के लिए कुछ है आपके पास। तो उस टाइम पे अगर वो जो पर्सन है उसके पास ऐसा कुछ मतलब प्रॉपर्टी नहीं है जिसको वो गिरवी रख सके, तो उस टाइम पे वो जो बैंक है उसे लोन नहीं देता, मतलब सीधा सीधा मना कर देता है, अगर आपके पास कोई प्रॉपर्टी नहीं है आपके नाम से तो आपको हम लोन नहीं दे सकते। तो उस टाइम पे क्या होता है, ये जो कोऑपरेटिव सोसाइटी है ये क्या करती है, जितने भी ऐसे लोग होते हैं जिन जो ऐसा मतलब जिनके पास मतलब वीकर सेक्शन के होते हैं और उन्हें पैसे की जरूरत होती है, तो उस टाइम पे ये जो क्रेडिट कोऑपरेटिव सोसाइटी है, ये जितने भी मेंबर्स होते हैं उनसे हर मतलब हर कुछ कुछ दिनों में उनसे थोड़े थोड़े पैसे इकट्ठा करती है। मतलब मान लेते हैं 5 मेंबर्स है। ठीक है। 5 मेंबर से पांचों से वो जो कोऑपरेटिव सोसाइटी है 10-10 हजार रुपए लिए। ठीक है। 10-10 हजार रुपए लिए 5 मेंबर से 50 हजार हो गए। अब कल को एक मेंबर को जरूरत पड़ गई कि मेरे को लोन चाहिए, मेरे को पैसे की जरूरत है। ठीक है। अब वो अगर उसे पैसे की जब जरूरत होगी, तब वो जो कोऑपरेटिव सोसाइटी उसके पास जाएगा और बोलेगा मेरे को पैसे की जरूरत है, आप मुझे लोन दे दो। तो उस टाइम पे ये जो कोऑपरेटिव सोसाइटी है अपने ट्रेजर में से, जहाँ पे अपने बॉक्स में से जिसके अंदर उसने सबके पैसे इकट्ठा किए थे, उसमें से उसे वो पैसे दे देगा 50 हजार रुपये, जितने भी उसकी नीड होगी। देन जितना भी उसके पास पैसा होगा उस हिसाब से उसे दे देगा। एंड देन उसके ऊपर वो जो पैसे उसने दिए फ्री में तो दिए नहीं, देन उसे वापस भी करने होंगे, साथ में उसे कुछ इंटरेस्ट रेट भी चार्ज होंगे उसके साथ में। मतलब क्या है कि कुछ परसेंट, छोटे मोटे परसेंट, मतलब काफी कम रेट पर आपको, मतलब काफी परसेंटेज कम करके वो आपको इंटरेस्ट के साथ आपको उसे चुकाना पड़ेगा उस पैसे को। ठीक है। तो क्रेडिट कोऑपरेटिव सोसाइटी का बेसिकली यही काम होता है। क्या होता है, जो नॉर्मल रेंडर्स होते हैं जो उधारी देते हैं, तो वो क्या करते हैं काफी ज्यादा चार्ज रख देते हैं, यानी कि मतलब 10-15 मतलब 15-20 परसेंटेज रख देते हैं, इंटरेस्ट रेट रख लेते हैं।
लेकिन कोऑपरेटिव सोसाइटी जो रहती है काफ़ी कम परसेंट रखती है, रेट रखती है, जिसकी वजह से जो उसके मेंबर्स होते हैं वो अफोर्ड कर पाते हैं और उन्हें काफ़ी आसानी हो जाती है इनसे लोन लेने में भी। तो ये भी एक क्रेडिट कोऑपरेटिव सोसाइटी जो है वो फ़ायदा देती है और बेसिकली ज़्यादातर जो रूरल और अर्बन एरियाज़ में चलते हैं और आपने सुना भी होगा तो हम को क्रेडिट कोऑपरेटिव सोसाइटी कहते हैं। ठीक है, आई होप आपको जितने भी टाइप्स होंगे वो समझ आ गए होंगे। अगर आपको कोई भी डाउट होता है या फिर अगर मेरे से कोई मिस्टेक होता है तो आप लोग कमेंट सेक्शन में बोल सकते हो इजीली। मैं आपको आपका जो प्रॉब्लम है उसे सॉल्व करने की कोशिश करूंगा। देन अगर आप चैनल पर नए हो तो चैनल को सब्सक्राइब भी कर देना ऐसी वीडियोस को देखने के लिए। तो अब हमारा जो नेक्स्ट टॉपिक होने वाला है वो होने वाला है फीचर्स ऑफ जॉइंट स्टॉक कंपनी, यानी कि जॉइंट स्टॉक कंपनी जो है उसके क्या क्या फीचर्स होते हैं, बेसिकली इसका मतलब क्या होता है, फिर उसके मेरिट्स एंड डीमेरिट्स भी आने वाले वीडियोस में हम फ्यूचर्स में देखने वाले हैं। तो देन अगर आपको ये वाली वीडियो देखनी है तो आप ये लेफ्ट वाली प्लेलिस्ट को क्लिक करके देख सकते हो, वरना चैनल को सब्सक्राइब करके इस वीडियो को अपने दोस्तों के साथ भी शेयर कर सकते हो।